ये सवाल पूछने के लिए हम उतरे हैं कि अभी तक बिहार में जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया, उसको 9वीं अनुसूची में डालने का काम क्यों नहीं किया गया है। आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। सरकार ने जाति सर्वे का काम किया था और उस जाति सर्वे के आधार पर बिहार में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण 65% किया गया। लेकिन मनुवादी शक्तियों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो तय था, जो इस देश में तय रहा है, इस देश की जुडिशियरी क्या करेगी, इस देश के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। और ठीक ही पटना हाई कोर्ट ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के 65% आरक्षण को रद्द करने का काम किया। दोस्तों, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से तत्काल इनकार कर दिया है। हम इस नुक्कड़ से मांग करते हैं, हम इन नुक्कड़ से कहना चाहते हैं कि एनडीए सरकार, बिहार की एनडीए सरकार, बिहार में एनडीए में तमाम शामिल पार्टियां अगर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के 65% आरक्षण के प्रावधान के पक्ष में है तो उनकी ही सरकार केंद्र में चल रही है। वो इस बात की गारंटी करें कि 65% आरक्षण के प्रावधान को 9वीं अनुसूची में डालने का काम हो। लेकिन जो केंद्र की एनडीए सरकार, जो नीतीश कुमार की ताकत पर चल रही है, जो सरकार बिहार के चिराग पासवान की ताकत पर चल रही है, जो सरकार जीतन राम मांझी की ताकत पर चल रही है, वो सरकार बिहार में 65% आरक्षण के प्रावधान को 9वीं अनुसूची में डालने का काम नहीं कर रही है। ये सवाल यहां से हम पूछना चाहते हैं। दलितों, पिछड़ों की ताकत पे जो राजनेता खड़े हैं, जो राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं और केंद्र की भाजपा सरकार को चला रही हैं, उनके सामने ये सवाल है। आप दाएं बाएं नहीं करें, आप ये बताएं कि आप 65% आरक्षण के पक्ष में हैं या फिर ब्रह्मवादी शक्तियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। अगर 65% आरक्षण के प्रावधान को 9वीं सूची में डालने का काम नहीं होता और इस काम के लिए नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए सरकार पर दबाव नहीं बनाते, इस बात की गारंटी नहीं करते कि 65% आरक्षण के प्रावधान को 9वीं सूची में डाला जाए, तो ये साफ है कि जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, वो बिहार के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ नहीं है। वो भाजपा के सामने सरेंडर कर चुके हैं। वो बिहार के सवर्णों के साथ है, मनुवादी शक्तियों के साथ है। साथियों, जब ये बिहार का बहुजन समाज इस सवाल पर बेचैनी महसूस कर रहा था, आक्रोशित था, तभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो SC ST का वर्गीकरण कर सके। हम मानते हैं, हम इस नुक्कड़ से कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा RSS के एजेंडा को लागू करने का काम कर रही। सुप्रीम कोर्ट दलितों, आदिवासियों के पहचान पर हमला कर रही है। उसकी एकजुटता को तोड़ने की मनुवादी साजिश को आगे बढ़ाने का रास्ता बनाने का काम कर रही है और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने क्रीमी लेयर के प्रावधान की बात भी की है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आरक्षण का आधार क्या रहा है इस देश के अंदर। संविधान में दलितों, आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है उसका आधार क्या है, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है उसका आधार क्या है, आर्थिक आधार नहीं है। जब ओबीसी का आरक्षण भी लागू हुआ तो उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान संविधान के खिलाफ जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने थोपने का काम किया। इस नुक्कड़ से हम साफ कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हम SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को कतई कबूल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस देश के वंचितों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आप सबको पता होगा कि आजादी के लंबे समय तक ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में भारत की आती जाती सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने कोई पहल नहीं किया था।
मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट कूड़ेदान में पड़ी हुई थी। बीपी सिंह की सरकार बनी, दलितों पिछड़ों का एक जागरण, आदिवासियों का एक जागरण, एकजुटता 90 के दशक में सामने आई और बीपी सिंह सरकार ने 1990 में 7 अगस्त को ही, आज के दिन ही, सबसे पहले मंडल कमीशन की एकमात्र सिफारिश सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण को लागू करने की घोषणा की थी। ये हमारे लिए, वंचित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, खास तौर से ओबीसी के लिए ऐतिहासिक दिन है कि उसी दिन ओबीसी को सामाजिक न्याय देने की दिशा में, ओबीसी के सामाजिक न्याय के लिए एक न्यूनतम पहल बीपी सिंह सरकार ने की थी। दोस्तों, हमारे सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। मंडल कमीशन ने राष्ट्रपति को जो पत्र सौंपा था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट सौंपते हुए, उस समय भी कहा था कि जाति जनगणना बेहद जरूरी है। जाति जनगणना बेहद जरूरी है। जाति जनगणना ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय का बुनियादी प्रश्न है। उसके बगैर ओबीसी के सामाजिक न्याय की संपूर्णता में नीतियां नहीं बन सकती, योजना नहीं बन सकती है, कार्यक्रम नहीं बन सकता है। हमारी सरकारें 1931 की जनगणना के आधार पर ही काम चला रही हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने जातिवार जनगणना कराने की हिम्मत नहीं दिखाई। नरेंद्र मोदी सरकार, जो अपने आप को कभी पिछड़ा कहते हैं, कभी अति पिछड़ा कहते हैं, अपने आप को दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों का पक्षधर बताते हैं, उस सरकार ने भी वो जाति जनगणना से इनकार कर दिया है। ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन तमाम क्षेत्रों में, एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन तमाम क्षेत्रों में आज भी आबादी के अनुपात में नहीं हुआ है। ये हमारे सामने चुनौती है। और जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट हमारे खिलाफ लगातार फैसला देती है, लगातार आरक्षण के मसले पर हमारे खिलाफ खड़ा होती है, उस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हकीकत भी आप जानते हैं कि वहां कितने जज दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदाय के हैं। वहां आज भी सवर्णों का प्रभुत्व है, जुडिशियरी का, भारत के जुडिशियरी का, जिससे इस देश के बहुसंख्यक आवाम को न्याय की उम्मीद होती है, वहां भी आज तक द्विजों का, सवर्णों का वर्चस्व है, कायम है। तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इस स्थिति में किसी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम नुक्कड़ से कहना चाहते हैं कि सचमुच में अगर भारत का नवनिर्माण करना है, भारत को आधुनिक लोकतांत्रिक बनाना है, भारत को बराबरी के रास्ते पर ले जाना है, तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को उसकी आबादी के अनुपात में जीवन के हर क्षेत्र में हिस्सेदारी देनी होगी, भागीदारी देनी होगी। भारत की इस बड़ी आबादी को आप राजकाज चलाने से अलग करके, शिक्षा से अलग करके, तमाम संस्थाओं से अलग थलग करके, हाशिए पर रखकर भारत को बड़ी ताकत नहीं बना सकते, भारत को आगे नहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों, इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।